नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं बड़े दुख के साथ भारी मन से आपको एक साजिश के बारे में बताना चाहता हूं जो मेरे साथ हुई है। मैं पिछले 44 साल से पत्रकारिता में हूं। पिछले 31 साल से आपने मुझे टीवी पर देखा है। सब जानते हैं मैंने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी किसी का अपमान नहीं किया। मुश्किल से मुश्किल सवाल भी हंसकर मुस्कुराकर पूछे। हमेशा अपनी बात शालीनता से कही, इसीलिए मुझे आपका इतना प्यार मिला। लेकिन आज सुबह मुझे जब यह पता चला कि कांग्रेस पार्टी के मीडिया सेल ने कल रात सोशल मीडिया पर एक झूठा कैंपेन चलाया कि इलेक्शन की काउंटिंग वाले दिन एक लाइव शो में मैंने गाली दी, यह सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने अपने जीवन में आज तक कभी भी कहीं भी किसी को गाली नहीं दी है। जब यह झूठा इल्जाम लगा तो इंडिया टीवी की तरफ से कांग्रेस का कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट चलाने वालों को एक चेतावनी दी गई। एक लेटर भेजकर आगाह किया गया कि वो झूठ ना फैलाएं। उनसे कहा गया कि रजत शर्मा अपनी बात शालीनता से कहते हैं, डिग्निटी के लिए जाने जाते हैं। अगर आपने बेबुनियाद आरोप लगाया, झूठ फैलाया तो यह मानहानि होगी, डेफेमेशन होगा। इंडिया टीवी की तरफ से कहा गया कि मैंने कभी किसी को कोई गाली नहीं दी, किसी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया, आरोप सरासर झूठे हैं। असल में यह सारा शो लाइव था, पूरी दुनिया ने देखा। अगर कहीं कुछ हुआ होता तो सबको दिखाई देता, सबको पता चल जाता। कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस शो के दौरान भी जानबूझकर मुझे मिसकोट किया। मैंने वहीं क्लैरिफाई किया और यह भी कहा कि मैं उनके साथ बहस में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन अब मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को मुझे टारगेट करने के इरादे से भेजा गया था। उस दिन मुझे प्रोवोक करने का प्रयास विफल हुआ, उनके हाथ कुछ नहीं लगा। लाइव शो 4 जून को हुआ था, उसमें गाली देने जैसी कोई बात थी ही नहीं, इसीलिए 10 तारीख तक कोई कुछ नहीं बोला। 6 दिन बाद गाली देने का झूठा आरोप लगा दिया। मेरे लिए मेरे दर्शक सबसे पहले हैं। आपको ये जानने का हक है कि मैंने क्या कहा, उस शो में क्या हुआ। इसलिए उस दिन जो लाइव शो हुआ उसका वो पूरा हिस्सा मैं आपको सुनवा देता हूं, जिसे लेकर मुझे बदनाम करने का प्रयास किया गया। गांधी देखिए, फर्क यह है सुधांशु कि नरेंद्र मोदी के लिए 250 सीटें लेना भी हार कह दिया जाएगा और इनके लिए 90 सीटें लेना भी जीत कह जाएगा। वो कहावत थी ना, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, अपेक्षा, नथिंग फेल्स लाइक फेलियर। इनसे अपेक्षा नहीं थी। इसलिए अगर ये अपेक्षा इतनी बड़ी ना होती तो ये कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी है, इतनी सीटें नहीं मिलेंगी, पहुंच नहीं पाएंगे। तब लगता है कि मुझे लगता है 3 दिन का डिबेट होता है। मेरा अपना अनुभव यह है कि ये विश्लेषण जो है ना, इसके सबक जो है वो 3 दिन के होते हैं। इसके बाद सत्ता किसकी है वो असलियत होती है। एक बात जो कही जा रही थी कि कांग्रेस हाशिए पे चली जाएगी, कांग्रेस खत्म हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं जो बात है वो अगर यही रुझान जो है चेंज होते हैं तो वो कहीं ना कहीं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस आज भी देश में बड़ी पार्टी है। चाहे गुजरात में उनकी एक सीट भी ना आए, लेकिन गुजरात में वो बड़ी पार्टी है। मध्य प्रदेश में एक भी सीट ना आए, लेकिन मध्य प्रदेश में भी वो बड़ी पार्टी है। लेकिन उनकी लीडरशिप उसको लेकर आ जाए और बना दे। अब कांग्रेस सीटें कहां जीत रही है? या तो साउथ में या यूपी में, बिहार में वो दूसरों के कंधे पर चढ़ के जीत रहे हैं। रजत जी, जहां एक महाराष्ट्र में जीती थी सीट, आज वो 10 सीटें जीत रहे हैं। वो भी देखिए, वो भी 3 लोग हैं। अपने दम पर कितनी जीत रही है? जो 235 सीटें बीजेपी अपने दम पर जीत रही है, ये बहुत बड़ा फर्क है। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक हमारे साथ जुड़ रही हैं। रागिनी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, इंडिया अलायंस 237, एनडीए 292 और कांग्रेस पार्टी का स्कोर अभी हम कहें 94 सीटें कांग्रेस के खाते में रुझान में दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे आप? मीनाक्षी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जो 10 साल का न्यायकाल था ना नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, तो उसके लिए मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि 10 साल से देश में घूम घूम
बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, कांग्रेस आई कुछ और निखर, सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो जैसा कि अभी कोई बता रहा था, चूंकि टीवी स्क्रीन मेरे सामने नहीं है, मैं रजत जी की आवाज़ पहचान रही थी, बाकी मुझे थोड़ा संशय था। कोई कह रहा था कि केवल 1.25 लाख या 2.5 लाख वोट काउंट हुए हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा और रुकना चाहिए। और जिस तरह से हंसी ठिठोली के साथ प्रधानमंत्री पद बट गया, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, शायद मंत्रिमंडल भी कर रहे होंगे, जरा जीत के लड्डू और हार का ठीकरा संभाल कर रखिए, थोड़ी देर में आदान प्रदान होने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में जरूर कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगर अयोध्या की सीट पर पीछे हैं, स्मृति ईरानी वाली अमेठी की सीट पर पीछे हैं, अरुण गोविल वाली मेरठ की सीट पर पीछे हैं, तो एक बड़ा संदेश मुझे लगता है देश की जनता ने दिया है कि सांप्रदायिकता, धार्मिक उन्माद, मंदिर मस्जिद, मछली मटन, मुल्ला घुसपैठिया, माफिया, मंगलसूत्र मुजरा वाली राजनीति देश में नहीं चलनी चाहिए। लेकिन रागिनी जी, मध्य प्रदेश में तो क्लीन स्वीप है। मुझे पूरा, आपने इतनी देर बात की, भाजपा के प्रवक्ता में स्टूडियो में बैठे, बोलिए ना प्लीज रागिनी जी, आज तो आप लोगों का दिन है, बोलिए। हाँ, तो मैं कह रही हूँ कि देखिए 45 साल में जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी रही, 35 साल में सबसे ज्यादा महंगाई रही, 75 साल में सबसे ज्यादा रुपए में गिरावट रही, थाली थी तो खाना नहीं था, डिग्री थी तो नौकरी नहीं थी, सिलेंडर था तो गैस नहीं थी, शौचालय था तो पानी नहीं था, वाहन था तो पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए पैसे नहीं थे। ये हालात देश में हुए। 80 करोड़ लोगों को ये जो कहा गया तथाकथित रूप से अन्न पहुंचाया गया, राशन दिया गया, उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे भारत का नंबर 111वें अंक पर पहुंच गया था। ये सच्चाई थी। इसीलिए कहीं ना कहीं ये बात स्वीकार नहीं होगी। मुझे रजत जी की एक बात से आपत्ति हुई, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर डबल भी कर लेती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज पूछना चाहिए, भाजपा के प्रवक्ता बैठे कि ये 400 पार के नारे का क्या हुआ, 370 अपने आप पार कर लेंगे उसका क्या हुआ, सारे एग्जिट पोल जो गलत साबित हुए उसका क्या हुआ। और मीनाक्षी आप भी देखिए, अगर आप एनडीए कह रही हैं तो कृपया इंडिया बोलिए, या तो आप एनडी अलायंस बोले, फिर आप इंडी अलायंस बोले तो मैं समझ सकती हूँ, पर ये दुभाती आज के दिन तो कम से कम मत करिए। अच्छा चलिए, एनडीए और फिर कह रही है इंडी अलायंस, ये तो गलत बात है। और ये आपने ये जो भगवा और हरा कर दिया। रागिनी, पहली बात तो देखिए, मैं नहीं आपसे ज्यादा बहस करना चाहता, लेकिन आप समझिए मैंने क्या कहा था, उसको मत मिसकोट करिए। मैंने कहा था कांग्रेस अगर 90 सीटें भी जीत ले तो उसकी जीत मानी जाएगी। नरेंद्र मोदी, ये दर्शक देख रहे हैं, आपने कहा था कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सुन रही थी आधे घंटे से। नहीं चलिए रागिनी जी, हम किसी भी इस तरीके की बहस में नहीं चाहते हैं। और वो ना जीते तो वो उनकी हार मानी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है आप फिर से दोबारा सुनिएगा रागिनी जी, हो सकता है कॉन्सेप्ट कई बार क्लियर नहीं हो पाता। अब इसमें गाली कहां है ये साबित करना उनका काम है जिन्होंने झूठा आरोप लगाया है। ये वीडियो पहले भी अवेलेबल था, आज भी अवेलेबल है और कल भी रहेगा। कोई भी इसे देख सकता है। मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं कहा। वार्निंग देने के बावजूद कांग्रेस की मीडिया सेल ने अपना इल्जाम दोहराया, इसलिए अब यह मामला मैंने अपनी लीगल टीम को सौंप दिया है। अब कानून अपना काम करेगा। आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं ऐसी किसी साजिश से डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि सच मेरे साथ है, फैक्ट्स मेरे हक में हैं। इसीलिए जिन्होंने जानबूझकर मुझे बदनाम किया, वो सब लोग जिन्होंने सोच समझकर मेरे खिलाफ साजिश की, उन सबको अब अदालत में जवाब देना पड़ेगा। अब आज की खबरों की बात कर लेते हैं। आज की बड़ी खबर उड़ीसा से आई है। उड़ीसा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनेगी और उसके मुख्यमंत्री होंगे मोहन चरण मांझी। उड़ीसा में मुख्यमंत्री के अलावा 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रभाती परिडा और केवी सिंहदेव भी कल शपथ लेंगे। आज शाम को भुवनेश्वर में बीजेपी विधायक दल की बैठक में मोहन चरण मांझी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। 52 साल के मोहन मांझी आदिवासी समाज से आते हैं। बीजेपी ने विधायक दल की बैठक के लिए राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा था। विधायकों से बात करने के बाद राजनाथ सिंह ने मोहन मांझी के नाम का ऐलान किया। मुख्यमंत्री पद हेतु नाम आमंत्रित किए तो केवी सिंहदेव जी ने सबसे पहले खड़े होकर मुख्यमंत्री पद के लिए श्री मोहन मांझी का नाम प्रस्तावित किया है। इसलिए मोहन मांझी जी को मैं सर्वसम्मत भारतीय जनता पार्टी विधायक दल
उड़ीसा का मैंने नेता निर्वाचित घोषित किया है और जो इनसे बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर यह होगा कि श्री उप मुख्यमंत्री के रूप में श्री केवी सिंहदेव जी और श्रीमती प्रभाती परिडा इनके नाम की भी यही घोषणा कर दी जाए। तो मुख्यमंत्री जी की सहमति से इन नामों की भी घोषणा की है। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मोहन मांझी ने उड़ीसा के राज्यपाल रघुबर दास से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। मांझी कल शपथ लेंगे। आदिवासी समुदाय से आने वाले मोहन चरण मांझी उड़ीसा की क्यूंझर सीट से बीजेपी के विधायक हैं। चौथी बार एमएलए चुने गए हैं। मोहन मांझी विधानसभा में बीजेपी के चीफ व्हिप रह चुके हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में मोहन मांझी ने क्यूंझर सीट पर बीजू जनता दल की मीना मांझी को 87,000 वोट के मार्जिन से हराकर चुनाव जीता था। मोहन मांझी के पिता वॉचमैन थे और अब उनकी अगुवाई में कल पहली बार उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनेगी। शपथ ग्रहण समारोह कल शाम 5 बजे होने की उम्मीद है। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 147 सदस्यों वाली विधानसभा में 78 सीटें मिली हैं। वहीं पिछले 24 साल से सरकार चला रहे बीजू जनता दल को 51 सीटों पर जीत हासिल हुई है। कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हिस्सा लेंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मोहन मांझी ने कहा कि उड़ीसा में बीजेपी को ऐतिहासिक बहुमत मिला है और वो जनता के भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। जो 4.5 कोटी ओडिशा के 4.5 करोड़ लोगों ने जिस बदलाव का पहले संकेत दिया और फिर उसे हकीकत में तब्दील किया और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर विजयी बनाया, इसके लिए मैं ओडिशा की 4.5 करोड़ जनता का अभिनंदन करता हूं। ओडिशा के लोगों ने जिस बदलाव की आकांक्षा में भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है, तो निश्चित रूप से बीजेपी आने वाले दिनों में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगी। ओडिशा को भारत का नंबर 1 बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने का जो संकल्प हमने लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आने वाले दिनों में हम पूरी ताकत से काम करेंगे। आगामी दिनों रहता है 24 साल के बाद उड़ीसा सरकार बदली है, नई सरकार आई है। 5 बार के मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। उनके चुनाव हारने की वजह माना जाता है उनके निजी सचिव रह चुके वीके पांडियन का पार्टी में दखलंदाजी। आरोप है कि चुनावों के पहले पांडियन की वजह से न तो नवीन पटनायक से विधायक मिल पाते थे, न बात कर पाते थे। कैंपेन में भी नवीन बाबू के साथ सिर्फ पांडियन ही दिखाई देते थे। पांडियन को नवीन पटनायक के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाने लगा था और बीजेपी ने इसे उड़िया स्मिता के वजह से जोड़ दिया और कैंपेन किया कि उड़ीसा को कोई तमिल बाबू नहीं चलाएगा और बीजेपी का यह कैंपेन गेम चेंजर साबित हुआ। तेलुगु देशम पार्टी के चीफ चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। कल चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज विजयवाड़ा में टीडीपी, जनसेना और बीजेपी विधायकों की बैठक बुलाई गई, जहां जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण और आंध्र प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी ने चंद्रबाबू नायडू का नाम प्रपोज किया और चंद्रबाबू नायडू को सर्वसम्मति से एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया। साथ ही पवन कल्याण को विधानसभा में फ्लोर लीडर चुना गया है। इसके बाद नायडू ने राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने चंद्रबाबू नायडू को शपथ ग्रहण का न्योता दिया है। कल सुबह 11:27 पर चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नायडू के कैबिनेट में 25 मंत्री होंगे, जिनमें तेलुगु देशम पार्टी से 19, जनसेना से 4 और बीजेपी से 2 मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। शपथ से पहले आज चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश की जनता ने
भरोसा करके सरकार बनाने का अवसर दिया है। अब जनता की सेवा करके उसका कर्ज उतारने की बारी है। ఇది ఒక అరుదైన అనుభవం। ये एक अनूठा अनुभव है। मैं चौथी बार शपथ लेने जा रहा हूँ, लेकिन इस बार इस बात की अहमियत बहुत अधिक है। जनता ने मुश्किल झेली, संघर्ष किया और हमसे उम्मीदें रखते हुए हम पर भरोसा जताया। ये सिर्फ मुझे सीएम बनाने का मौका नहीं है, ये सभी की जीत का अवसर है और हम सभी को जनता का ये कर्ज उतारने के लिए मिलकर काम करना होगा। राज्य को केंद्र की मदद मिलनी जरूरी है। हमने पीएम मोदी और अमित शाह से बातचीत की है और दोनों ने ही पूरी मदद करने का भरोसा दिया है। हमारे प्रधानमंत्री का नंदन को जब से चुनाव के नतीजे आए हैं, अटकलें लग रही हैं कि तेलुगु देशम पार्टी लोकसभा के स्पीकर की पोस्ट मांग रही है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू ने, उनकी पार्टी के कई नेताओं ने बार बार ये क्लियर किया है कि उन्होंने मोदी को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है। आज चर्चा ये चली कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी की प्रेसिडेंट टी पुरंदेश्वरी लोकसभा की नई स्पीकर हो सकती हैं। बीजेपी नेता होने के साथ साथ पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू के रिलेटिव भी हैं। इसी वजह से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि स्पीकर का पोस्ट उनको मिल सकता है। हालांकि खुद पुरंदेश्वरी ने कहा फिलहाल तो वो बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट के रोल पर फोकस कर रही हैं। आगे क्या होगा ये फैसला पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप लेगी। I have a responsibility already in front of me as the Andhra Pradesh BJP president. So I think I need to live up to this responsibility. What my leaders would decide for me is up to them to decide. But right now I'm living up to my responsibility. चुनावों से पहले आंध्र प्रदेश में बीजेपी के सामने दोनों ऑप्शन खुले थे। चंद्रबाबू नायडू के साथ जाएं या जगन मोहन के साथ मिलकर लड़ें। बीजेपी में कई नेता चाहते थे कि बीजेपी को जगन मोहन के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ना चाहिए। वो देखे परखे हैं, उनके साथ 10 साल काम किया है। अलायंस नहीं था तो भी उनका सपोर्ट मिला था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का अपना असेसमेंट था कि आंध्र प्रदेश में इस बार चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर लड़ना चाहिए। इसके बाद आंध्र प्रदेश में एनडीए के फॉर्मेशन में पवन कल्याण ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जो नतीजा निकला वो सबके सामने है। आज आंध्र के अलावा टीडीपी केंद्र सरकार में भी बीजेपी की इंपॉर्टेंट पार्टनर है। दिल्ली में आज मोदी सरकार के नए मंत्रियों ने अपना कामकाज संभाल लिया। अमित शाह, जेपी नड्डा, एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल, गिरिराज सिंह, भूपेंद्र यादव, जितेंद्र सिंह, किरेन रिजिजू, प्रहलाद जोशी और सीआर पाटिल जैसे सभी मंत्री आज अपने अपने मंत्रालयों में पहुंचे और चार्ज लिया। इसके अलावा जेडीयू से ललन सिंह, एलजेपी के चिराग पासवान, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, जेडीएस के एचडी कुमार स्वामी, तेलुगु देशम पार्टी के राम मोहन नायडू, अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल और राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी जैसे सहयोगी दलों के नेताओं ने भी आज अपने अपने मंत्री पदों की जिम्मेदारी संभाली। शिवराज सिंह चौहान ने एग्रीकल्चर मिनिस्टर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभालने से पहले अपने ऑफिस में पूजा पाठ किया और इसके बाद उन्होंने कहा कि किसानों का कल्याण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टॉप प्रायोरिटीज में है, सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नई सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो पहला फैसला किया है वो किसान सम्मान निधि जारी करने का फैसला है। मुझे कहते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने कल जारी करने का उन्होंने फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले भी किसानों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब एनडीए की सरकार इन कामों को और तेजी से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाएगी। राजनीति में हम अपने देश की सेवा के लिए हैं, जनता की सेवा के लिए हैं। किसानों की सेवा, जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। आज ही मैं संकल्प पत्र अपने अधिकारियों को सौंपने वाला हूं बैठक में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के कल्याण के कौन से कदम उठाएंगे उसके वचन मोदी की गारंटी दी है। उनको पूरा करने के लिए भी आज से काम प्रारंभ होगा। एस जयशंकर ने भी आज दूसरी बार
देश के विदेश मंत्री का पदभार संभाल लिया। पिछली सरकार में भी विदेश मंत्री थे। आज कामकाज संभालने के बाद एस जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान को लेकर भारत सरकार का स्टैंड क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति के दो सिद्धांत हैं, नेशन फर्स्ट और वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन जहां तक चीन और पाकिस्तान का सवाल है, सरकार की कोशिश ये होगी कि चीन के साथ सीमा विवाद का समाधान हो और बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद का मुद्दा है उसका भी निपटारा किया जाए। मुझे लगता है कि किसी भी देश में और खासकर डेमोक्रेसीज में एक सरकार को लगातार 3 बार इलेक्ट होना यह बहुत बड़ी बात है। तो दुनिया को जरूर लगेगा कि आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत है। भारत की पब्लिक जो है अपने प्रधानमंत्री पे बहुत विश्वास करती है और अभी तक पिछले 10 साल में जो उन्होंने हमारा रिकॉर्ड देखा है तो वो भी उनको भी पता होगा कि हम सचमुच हमारी कोशिश है कि दुनिया के साथ हम अपने हित तो जरूर आगे रखेंगे, पर जो हमारा योगदान होगा वो उसमें भी हम कहीं कम नहीं पड़ेंगे। और जो आपने पाकिस्तान और चाइना के बारे में कहा, वो अलग देश हैं, रिश्ते भी कुछ अलग हैं, वहाँ जो समस्या जो है वो भी कुछ अलग है। तो चीन के बारे में हम तो हमारी फोकस तो होगी कि सीमा में जो स्थिति जो है उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बाकी बचे हुए हैं, तो उसको कैसे निपटाया जाए। और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it so that cannot be the policy of a good neighbor. अश्विनी वैष्णव मोदी सरकार के उन मंत्रियों में शामिल हैं जिन्हें नई सरकार में कंटिन्यू किया गया है। हालांकि इस बार उनकी जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें रेल मंत्रालय के साथ साथ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का जिम्मा भी दिया है। आज अश्विनी वैष्णव ने भी अपना कामकाज संभाला और उसके बाद उन्होंने साफ साफ कहा कि रेलवे का सीधा संबंध देश की आम जनता से है, गरीब और मिडिल क्लास के लोगों के लिए है। इसलिए रेलवे पर प्रधानमंत्री मोदी का फोकस हमेशा रहा है। इस बार भी उनके विजन को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में बहुत बड़े सुधार किए हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई पटरियां बनानी, नए तरह की ट्रेन्स लानी, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, ये 10 वर्षों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी उपलब्धियां हैं। और रेलवे को एक इसलिए फोकस पे रखा है प्रधानमंत्री जी ने क्योंकि रेलवे साधारण नागरिकों की, आम नागरिकों की सवारी है और अपनी देश की अर्थव्यवस्था की एक बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए रेलवे पे बहुत फोकस है। मोदी जी का भावनात्मक संबंध है रेलवे के साथ। इसी विजन को आगे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी है प्रधानमंत्री जी ने। मैं उनका आभारी हूं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी अपना पदभार संभाला और पहले दिन उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। अर्जुन राम मेघवाल ने नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी, जिसका फायदा यह होगा कि अब उन मामलों को जल्द सुलझाया जा सकेगा जो काफी पुराने हैं और जिसमें सरकार पक्षकार है। मेघवाल ने कहा उनकी कोशिश यह होगी कि देश की तमाम अदालतों में जो मामले पेंडिंग हैं उन्हें जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की जाए और उसकी शुरुआत आज से हो गई। लंबे समय से इस देश में एक डिमांड जनरेट हो रही थी कि देश में नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी बने। तो इस दिशा में एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है। उस पे मैंने पहला हस्ताक्षर किया है ज्वाइन करने के बाद। जितने भी लंबित मामले हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स में हो, चाहे वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में हो, चाहे वो हमारे ट्रिब्यूनल हैं उनमें हो, चाहे हमारे कुछ स्पेशल कोर्ट हैं जैसे कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, पॉक्सो हैं, फैमिली कोर्ट्स हैं, जहां भी हो, लंबित मामले समय पे निस्तारित हो तो मुझे लगता है कि समयबद्ध निस्तारण भी तेजी से शुरू होगा।
मोदी सरकार के मंत्रियों ने अभी चार्ज लेना शुरू ही किया है और ऑपोजिशन ने मंत्रियों को लेकर सवाल उठाने भी शुरू कर दिए। कांग्रेस ने नए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पर सवाल उठाया। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि किरण रिजिजू को मंत्री बनाकर मोदी ने जता दिया है कि उनका काम करने का अंदाज नहीं बदलेगा। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी भले ही स्टाइल न बदलें, पर उनको बिल्कुल बदले हुए ऑपोजिशन का सामना करना होगा। वहीं कांग्रेस के सहयोगी आरजेडी ने भी एक भी मुस्लिम मंत्री न बनाए जाने पर सवाल उठाया। तेजस्वी यादव ने कहा कैबिनेट के नाम देखकर मुस्लिम समुदाय के प्रति बीजेपी की नफरत उजागर हो गई है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि मोदी सरकार बनाने में बिहार का रोल इंपॉर्टेंट रहा, लेकिन बिहार के मंत्रियों को एक भी बड़ा मंत्रालय नहीं मिला। ये तो लोगों का साफ दिखाता है कि कितना मन में उनके हेट्रेट है। और हम लोग तो चाहते भाई सब लोगों को मान सम्मान मिलना चाहिए, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। बिहार निर्णायक भूमिका में है तो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। आरक्षण जो 75% हम लोगों ने बढ़ाया था उसको शेड्यूल 9 में डाले। देश भर में जाति आधारित गणना जो है, जाति जनगणना, वो कराने की मांग हम लोग करते हैं। कम से कम इतना तो काम होना चाहिए। बिहार से लगभग 6-7 मंत्री जो लोग बने हैं, कम से कम इनसे ये अपेक्षा रखी जानी चाहिए कि ये लोग बिहार के लिए आवाज उठाएं। तेजस्वी यादव को जवाब दिया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। गिरिराज ने कहा जब तेजस्वी बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तो उनके पास 5 विभाग थे, फिर भी 17 महीने में वो कुछ नहीं कर पाए। गिरिराज ने कहा तेजस्वी अपने कार्यकाल में झुनझुना बजा रहे थे तो बिहार की जनता ने उन्हें चुनाव में वही थमा दिया। इसके बाद गिरिराज ने बिहार के मंत्रियों को मिले विभाग गिना दिए और कहा तेजस्वी को समझ में नहीं आएगा कि मोदी ने बिहार को कितनी इंपॉर्टेंस दी है। उनको समझ में नहीं आता, वो 5 विभाग लेकर के 17 महीना में झुनझुना ही बजाते रहे, कुछ किया नहीं। और जब हटे तो नीतीश बाबू ने 1.5 लाख 5 लाख रोजगार दिया, 10 लाख सब रोजगार कहने लगे मेरा रोजगार मेरा रोजगार। तो इसलिए वो झुनझुना बजाते रहे और राज्य की जनता ने उन्हें झुनझुना ही थमा दिया है। तो वो झुनझुना बजावे। बिहार में एग्रीकल्चर विथ लाइव स्टॉक की इकोनॉमी है। ललन बाबू को पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है। रामनाथ ठाकुर को एग्रीकल्चर दिया गया है। हमें वस्त्र मंत्रालय दिया गया है। मुजफ्फरपुर में जाके देखें क्या रोजगार वस्त्र मंत्रालय देता। अगर उनको देखना है, नित्यानंद राय हैं, गड़बड़ करेंगे तो कानूनन भी ठीक करेंगे। कई और लोग हैं, मैं तो अभी आधा बताया हूं, उनके समझ से बाहर है। आम आदमी पार्टी ने एनडीए के एलाइज को डराने की कोशिश की। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने सारे बड़े मंत्रालय अपने पास रख लिए, सहयोगियों को झुनझुना पकड़ा दिया। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी का अगला स्टेप अब छोटी छोटी पार्टियों को तोड़ने का होगा। एनडीए के घटक दलों को ना तो गृह मिला, ना रक्षा मिला, ना वित्त मिला, ना विदेश मिला, ना वाणिज्य मिला, ना रेल मिला, ना सड़क मिला, ना कृषि मिला, ना शिक्षा मिला, ना स्वास्थ्य मिला, ना दूरसंचार मिला। खाली हाथ में झुनझुना मंत्रालय मिला, झुनझुना मंत्रालय। और ये झुनझुना मंत्रालय जो दिया है इन्होंने एनडीए के घटक दलों को, अगला चरण इनकी पार्टियों को खत्म करने का होगा। और वो कैसे होगा? गलती से अगर बीजेपी का स्पीकर बन गया तो उसके 3 बड़े खतरे हैं। नंबर 1 खतरा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। नंबर 2 खतरा, एनडीए के घटक दलों को, टीडीपी को, जेडीयू को, जेडीएस को, आरएलडी को, चिराग पासवान जी की पार्टी को, इन सारी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक की पार्टियां हैं, पवन कल्याण जी की पार्टी है,
इन सारी पार्टियों को तोड़ तोड़ के बीजेपी के साथ मिलाया जाएगा। मंत्रालयों को देखने का सबका अपना अपना नजरिया है। उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता संजय राउत ने भी किसी मुस्लिम को मंत्री न बनाने पर सवाल उठाया। संजय राउत ने कहा कि क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को यह बात कबूल है। संजय राउत ने यह भी कहा कि बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ नाइंसाफी की, जबकि मोदी सरकार सहयोगियों की बैसाखी पर ही टिकी है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू को क्या मिला है? नीतीश कुमार और चंद्रबाबू को और चिराग पासवान को क्या मिला है? और वो मांझी को भी ऐसा कौन सा बड़ा मंत्रालय मिला है? ना नीतीश कुमार जी को बड़ा मंत्रालय मिला है उनके पार्टी को, और ना चंद्रबाबू को बड़ा मंत्रालय। रेलवे मांगते थे, लोकसभा का स्पीकर मांग रहे थे, कोई बोल रहा है अब फाइनेंस मिनिस्ट्री मांग रहे। क्या मिला? क्या आप देखिए ना, आप मुझे बताइए उनके पोर्टफोलियो क्या है। मोदी जी को लगता है कि देश के मुसलमानों ने उनको वोट नहीं किया है, इसलिए मुसलमानों को मंत्री नहीं बनाए। लेकिन ये हमारे संविधान के खिलाफ है। जो हम बोलते हैं ना कि संविधान के खिलाफ ये सरकार काम करेगी, जात धर्म के आधार पर काम करेगी। प्रधानमंत्री सभी जात धर्म का होता है, किसी एक जाति धर्म का नहीं होता है। अब हम सवाल करेंगे नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू से कि आपको ये मंजूर है? मुझे लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया है किसी मुस्लिम को प्रधानमंत्री, तो चंद्रबाबू और नीतीश कुमार ने उनके कोटे से बनाना चाहिए। अखिलेश यादव ने तो एक लाइन में मोदी कैबिनेट का एनालिसिस कर दिया। अखिलेश ने कहा बस डेट बदली है और मंत्रिमंडल में कुछ नहीं बदला। केवल 2024 तारीख बदली है, साल बदला है, बाकी तो सब कुछ पुराना दिखाई दे रहा है। इन सारे आरोपों के जवाब दिए फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर चिराग पासवान ने। चिराग ने कहा मंत्रालय कोई भी हो, मंत्री अपनी पूरी क्षमता से काम करेंगे। और चिराग ने कहा अगर नेता के पास विजन होता है तो मंत्रालय कोई भी हो, देश का भला होता है। चिराग ने कहा जो लोग बीजेपी के एलाइज के विभागों पर सवाल उठा रहे हैं उनके पास लीडरशिप की समझ नहीं है। जो लोग ये कहते हैं शायद वो लोग नेतृत्व क्षमता नहीं रखते। मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि कोई मंत्रालय की वजह से नहीं, उसको संभाल कौन रहा है, वो मंत्री कौन है, कैसा है, उनका सोच, उनकी विजन। कोई सरकार भी चलती है, कोई देश भी चलता है तो नेतृत्वकर्ता की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में एनडीए गठबंधन के तमाम सहयोगियों को जो भी जिम्मेदारी दी गई है, मुझे लगता है उसको पूरी ईमानदारी से निभाकर अपने विभाग की उपलब्धियां जब जनता के सामने हम लोगों के द्वारा रखी जाएंगी तो जो इस उम्मीद के साथ तंज कसने का प्रयास कर रहे हैं उनको अपने आप जवाब मिले। आपने देखा होगा कि जिस दिन से चुनाव नतीजे आए हैं उसी दिन से मोदी विरोधियों ने कहना शुरू कर दिया कि ये सरकार तो बन ही नहीं पाएगी। विरोधी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को साथ लेकर नहीं चल पाएंगे और इनके बिना सरकार नहीं चल पाएगी। जब सरकार बनने लगी तो मंत्री पदों को लेकर तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू की नाराजगी की खबर उड़ाई गई। जब शपथ ग्रहण समारोह हो गया, पोर्टफोलियोज अलॉट कर दिए गए, तो विरोधी कह रहे हैं कि जो विभाग बीजेपी ने अपने साथी दलों को दिए उससे वो खुश नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है जो आज दिखाई दी, सभी सहयोगी दलों के मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालय ज्वाइन कर लिए, उत्साह से चार्ज लिया और मोदी के 100 दिन के एजेंडे पर काम करना शुरू भी कर दिया। चुनाव खत्म होने के बाद योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में दिखाई दिए। आज योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक 41 फैसले लिए। 4 महीने बाद आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले 5 मार्च को आखिरी बार यूपी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। मंत्रिमंडल की बैठक में 42 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 41 को मंजूरी दे दी गई। आज की बैठक में एजुकेशन, पीने का पानी, ऊर्जा, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर खास जोर दिया गया। राज्य के स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिले, इसलिए बरेली में फ्यूचर और गाजियाबाद में HRIT यूनिवर्सिटी बनाने के प्रपोजल को मंजूरी दे दी गई।
बुंदेलखंड में ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम दूर करने के लिए 26 स्कीम्स को मंजूर किया गया। कानपुर आईआईटी में 500 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ साथ स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटर बनाने पर भी कैबिनेट ने मोहर लगा दी। इसके अलावा सरकार ने नई ट्रांसफर पॉलिसी को भी मंजूरी दी। 30 जून तक सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर का काम पूरा कर लिया जाएगा। नई नीति में पिक एंड चूज यानी अपनी पसंद की जगह ट्रांसफर की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जो स्थानांतरण नीति है वर्ष 2024-25 की, उस पर मंत्रिपरिषद ने अपनी सहमति दी है। समूह का और समूह खा के अधिकारी अपने सेवा काल में संबंधित कुल 3 वर्ष जो पूर्ण कर चुके हैं जनपदों में, उनका स्थानांतरण किए जाने की व्यवस्था समूह का और समूह खा में जो अधिकारी अपने सेवा काल में मंडल में 7 वर्ष और जनपद में 3 वर्ष जो पूरे कर चुके हैं वो स्थानांतरण नीति के अंतर्गत आएंगे। इसके साथ ही समूह का और खा का स्थानांतरण संवर्गवार अधिकारियों की संख्या अधिकतम 20% होगी और समूह गा और घा के कार्मिकों के लिए अधिकतम सीमा 10% रखी गई है और ये स्थानांतरण नीति, ये सभी स्थानांतरण 30 जून तक पूरे किए जाने हैं। चुनाव के नतीजों के बाद योगी आदित्यनाथ ने करेक्टिव मेजर्स लेना शुरू कर दिया है। कई साल तक एक जगह जमे सरकारी कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी लेकर आए हैं ताकि सिस्टम में एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। आज के फैसलों में बुंदेलखंड में पानी की प्रॉब्लम दूर करने के लिए 26 स्कीम्स तय की गई। इसकी वजह है पिछले 2 चुनाव से बीजेपी बुंदेलखंड की 4 सीटें लगातार जीतती आ रही थी, लेकिन इस बार बुंदेलखंड में सिर्फ 1 सीट बीजेपी को मिली और 3 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती। मतलब साफ है, योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के नतीजों को समझ लिया है और अब उसके हिसाब से कदम उठाना शुरू कर दिया है। लेकिन बीजेपी को मजबूत करने के लिए योगी के सामने एक बड़ा चैलेंज है, पार्टी के अंदर नेताओं के बीच अनबन। यूपी में पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने अपनी हार के लिए सीधे तौर पर पार्टी के नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम को जिम्मेदार बताया। संजीव बालियान ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी के कुछ नेता सरकारी सुविधाओं का फायदा लेते हुए समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे थे। चुनाव के दौरान भी संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच टकराव की खबरें आई थी। संजीव बालियान ने नाम लिए बगैर संगीत सोम पर इल्जाम लगाया था कि वो विरोधी दलों के लिए काम कर रहे हैं, राजपूत समाज के लोगों को बीजेपी के खिलाफ भड़का रहे हैं। चुनाव में हार के बाद संजीव बालियान ने कहा, पार्टी को संगीत सोम के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्हें समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर अच्छा ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। मैं पीएचडी हूँ वेटनरी साइंसेज में, 2 बार मुजफ्फरनगर का सांसद रहा हूँ, 8.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, सरकारी नौकरी में भी रहा हूँ। कृपया करके स्तर तो मुझे शिक्षा से होता है, उससे होता है, उनका शिक्षा का पूछा है, स्तर आप ही जोड़ लें, किसका स्तर कहाँ है। संजीव बालियान ने संगीत सोम पर कार्रवाई की मांग की तो संगीत सोम ने भी पलटवार किया। उन्होंने पूछा, आखिर संजीव बालियान जिन विधानसभा क्षेत्रों को अपना इलाका मानते थे उन पर वो क्यों हारे? संगीत सोम ने कहा, वो किसी कैंडिडेट के लिए नहीं, बीजेपी के लिए काम करते हैं। बीजेपी ने उनको मुजफ्फरनगर की सीट पर सरथना विधानसभा की जिम्मेदारी दी थी और बीजेपी वहां नहीं हारी। संगीत सोम ने यह भी कहा कि अगर संजीव बालियान को कोई शिकायत है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय पार्टी के फोरम पर उनके खिलाफ शिकायत करें। हम मुजफ्फरनगर की जो माननीय बालियान जी की हमारे भाई हैं, जो उनकी घर की विधानसभा है चरथावल और बुढ़ाना, ये उन्हीं 2 विधानसभाओं पे हारे, तो उन्हें चिंतन मनन ये करना चाहिए कि आखिर मैं घर की विधानसभाओं पे क्यों हारा। चुनाव हराने और जिताने का विषय किसी के दिमाग में आता हो तो वो गलत है। चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूं, किसी कैंडिडेट के लिए काम नहीं करता, मैं कमल के फूल के लिए काम करता हूं। मैं भी 2022 में चुनाव हारा था। कारण क्या है मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने पार्टी को अपनी बात बताई और पार्टी ने उसकी जांच की होगी या कर रही होगी
मैंने कभी भी मीडिया के सामने हार का ठीकरा किसी के सिर पर नहीं फोड़ा के। मैं संजीव बालियान जी को भी यही सलाह देना चाहता हूं कि पार्टी के कार्यकर्ता के तरीके से आप अपनी बात रखिए, पार्टी फोरम पर रखिए, मीडिया के सामने मत रखिए, क्योंकि हम घर की लड़ाई बाहर नहीं ले जा सकते। और मैं विपरीत परिस्थिति में, मेरी पर्सनल नाराजगी होने के बावजूद मैंने संजीव बालियान जी को सरधना पर चुनाव नहीं हारने दिया। मुजफ्फरनगर की सीट भी बीजेपी पिछले 2 बार से जीत रही थी, लेकिन इस बार यहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की करीब 25,000 वोटों से जीत हुई। और इसकी एक बड़ी वजह इलाके के 2 बड़े नेताओं के बीच की लड़ाई को माना जा रहा है। और 2 साल बाद यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए बीजेपी को अभी से ऐसे सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन ने यूपी में बीजेपी को सिर्फ 35 सीटों पर रोक दिया और इससे अखिलेश यादव में, राहुल गांधी में कॉन्फिडेंस आया है। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद आज राहुल गांधी पहली बार रायबरेली गए। उनके साथ प्रियंका गांधी भी थी। रायबरेली और अमेठी की जनता को जीत का शुक्रिया करने के लिए कांग्रेस ने रायबरेली में एक सभा का आयोजन किया था। स्टेज पर आज कांग्रेस नेताओं के साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी मौजूद थे। क्योंकि रायबरेली अमेठी की जीत का क्रेडिट राहुल गांधी बार बार प्रियंका गांधी को दे रहे हैं, इसलिए आज प्रियंका ने साफ किया इस जीत का असल क्रेडिट दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं और नेताओं का है। प्रियंका ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर ऐसी फौज बनाई कि बीजेपी उसके आगे टिक नहीं सकी। प्रियंका ने कहा कि रायबरेली और अमेठी की जनता ने पूरे देश को मैसेज दिया है कि नफरत की राजनीति अब नहीं चलेगी। मेरे समाजवादी पार्टी के सभी साथी जो मंच पर विराजमान हैं और सभी कार्यकर्तागण जिन्होंने एकजुटता दिखाकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये चुनाव लड़ा, तो हमने यहाँ एक सेना बनाई और इस सेना के तहत आपकी मजबूती से दोनों रायबरेली और अमेठी हम जीते। ये एक ऐतिहासिक जीत रही। यहां से मुझे गर्व होता है इस बात को कहने में कि यहां से, अवध से, पूरी यूपी में और पूरे देश भर में ये संदेश आप लोगों ने भेजा कि हमें एक समर्पित, एक सच्ची, एक साफ राजनीति चाहिए अपने देश में। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। जब मैं यहाँ आई थी इस बार चुनाव लड़ने के लिए, मैंने कहा था कि लगभग 300 घंटे हैं, 2-2, 3-3 घंटे निकाल लीजिए सोने के लिए, बाकी सब काम करेंगे। और आपने ये करके दिखाया है। दिन रात हमने काम किया इस नतीजे के लिए। और जितनी श्रद्धा, जितनी निष्ठा आपने हमें दिखाई है, उससे दुगनी श्रद्धा, उससे दुगनी निष्ठा के साथ हम सब आपके लिए काम करेंगे अगले 5 सालों के लिए और हमेशा के लिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। प्रियंका ने आज कोई पॉलिटिकल बात नहीं की, सिर्फ रायबरेली और अमेठी की जनता को धन्यवाद दिया। लेकिन राहुल गांधी अभी भी इलेक्शन मोड से बाहर नहीं आए हैं। आज भी उन्होंने संविधान की बात की, कहा कि यूपी ने संविधान खत्म करने की कोशिश करने वालों, नफरत फैलाने वालों को मैसेज दे दिया है। राहुल गांधी ने अयोध्या में बीजेपी के हार का जिक्र भी किया और यह भी कह दिया कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ गई होती तो मोदी चुनाव हार जाते। आपने देखा भाई और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए। राम मंदिर बनाया, उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था। तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाई और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती
तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते हैं। लोकसभा चुनाव में 6 सीटों पर जीत मिली है और कांग्रेस यूपी में अपने रिवाइवल का प्रोग्राम तैयार कर रही है। 11 से 15 जून तक कांग्रेस यूपी की सभी सीटों पर धन्यवाद यात्राएं निकालेगी। इसकी शुरुआत रायबरेली से हुई। राहुल और प्रियंका का संदेश यूपी की 403 असेंबली सीटों तक पहुंचाएगी, ये भी कहा गया। लेकिन बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टियों को नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई भविष्य है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, कांग्रेस के नेता भ्रम में हैं। यूपी की जनता कांग्रेस के इतिहास को जानती है। राहुल प्रियंका कोशिश करके देख लें, लेकिन इन पर उत्तर प्रदेश की जनता कभी भरोसा नहीं करेगी। उनका काम है, वो चाहे थैंक करें चाहे जो भी मर्जी वो करें। जब उनकी सरकार थी तब तो ना दलित याद आया, ना पिछड़ा याद आया, ना अल्पसंख्यक याद आया, ना गरीब कमजोर याद आया। आज सत्ता से बाहर होने के बाद सब कुछ दिखाई दे रहा है। जनता ने जिताया, अगर जनता का वो धन्यवाद देने आ रहे हैं तो अच्छी बात है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद से जब कांग्रेस के प्लान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को खुश होने दीजिए, सपने देखने दीजिए। कांग्रेस को यूपी में जो जीत मिली है वो सिर्फ इसी चुनाव भर की है। अगले चुनाव में कांग्रेस को असलियत का अंदाजा हो जाएगा। गांव में कहावत है कि कभी जो है बबूल के पेड़ के नीचे आम मिल जाता तो आम फल थोड़ी देता है बबूल जो है। ऐसे हो गया है, सुनने दीजिए, आने दीजिए, जाने दीजिए, सबको अधिकार। उत्तर प्रदेश में बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतने का क्रेडिट अखिलेश यादव को मिलना चाहिए। अखिलेश यादव ने जातिगत समीकरणों का ध्यान रखा। अपने परिवार के 5 यादवों को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर जाति के आधार पर उम्मीदवार उतारे। कई जगह तो जनरल सीटों पर शेड्यूल कास्ट उम्मीदवारों को उतारने का फायदा भी समाजवादी पार्टी को मिला। सिर्फ 4 मुसलमानों को टिकट दिया और यह इंप्रेशन दिया कि वो MY समीकरण से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। राहुल गांधी को रायबरेली से लड़ाने की जिद अखिलेश ने की थी, लेकिन अगर राहुल गांधी ये मतलब निकाल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम हो गई है या नरेंद्र मोदी की मास अपील कम हो गई है, तो ये राहुल गांधी की सियासी गलती होगी। देश की जनता ने एनडीए को 292 सीटें देकर प्री अलायंस में एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है। बीजेपी ने 240 सीटें नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर जीती हैं। उड़ीसा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। और जो लोग मोदी को जानते हैं वो समझते हैं कि मोदी चुनाव नतीजों को सीट बाय सीट, बूथ बाय बूथ एनालाइज करेंगे और आने वाले चुनावों की तैयारी शुरू करने में अब उनको देर नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने नीट 2024 की काउंसलिंग पर स्टे लगाने से आज इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट के एंट्रेंस एग्जाम में धांधली को लेकर जो पिटीशंस फाइल की गई थी उन पर सुनवाई थी। इनमें से कुछ पिटीशंस नीट के नतीजे आने से पहले दाखिल की गई थी। ये पेपर लीक को लेकर थी। इसमें परीक्षा को रद्द करने, सीबीआई से इसकी जांच कराने की मांग की गई थी। बाकी पिटीशंस एग्जाम के नतीजों में धांधली को लेकर थी। इसमें काउंसलिंग पर स्टे लगाने और दोबारा एग्जाम कराने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट एग्जाम को रद्द करने से इनकार कर दिया। हालांकि जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने एग्जाम कंडक्ट करने वाली नेशनल टेस्ट एजेंसी को नोटिस जारी करके इस पर जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट एग्जाम की सैंक्टिटी पर असर पड़ा है, इसलिए एनटीए को जवाब देना चाहिए। वेकेशन कोर्ट के सामने आज ग्रेस मार्क्स के खिलाफ पिटीशन भी रखी गई। इस पिटीशन में एग्जाम देने वाले 20,000 स्टूडेंट के सिग्नेचर्स हैं। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता से इसे रजिस्ट्री से लिस्ट कराने को कहा। इस केस की अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी। देखिए, मल्टीपल पिटिशंस कोर्ट के सामने लिस्ट हुए हैं। सम ऑफ द पिटिशंस वर फाइल्ड बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑन द बेसिस दैट देयर हैज बीन अ लीक ऑफ द पेपर इटसेल्फ। तो उसके बेसिस पे कुछ पिटिशंस लिस्ट हुए थे। जो आज लिस्ट हुए थे उन पे नोटिस इशू हो गए हैं।
But our petition is slightly different. Students को clearly समझ में आ रहा है और उनको जवाब भी मिला है that close to about 70 to 80 marks have been awarded in grace marks randomly to at least 1500 students. So our petition is different from the other petitions where we are challenging the arbitrary award of grace marks to people. The thing is, since the matter was not listed before the court today, the court has only said, आप registry में mention करके इसको list करा दीजिए. So I think by tomorrow the matter should be listed. The court has indicated that our matter will also be taken up with the other matters and उसमें भी notice issue हो जाना चाहिए. But the court is clear that it will not stay the counseling process at this stage. केंद्र सरकार ने भी इस मामले में आज अपना रुख साफ कर दिया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन सुकांता मजूमदार ने आज ही कार्यभार संभाला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में किसी भी स्टूडेंट के साथ ज्यादती नहीं होगी। देखिए, उसमें हमारी सरकार पूरी तरीके से जो व्यवस्था लेना है, आप आश्वस्त रखिए, नरेंद्र मोदी जी जब तक है तो सब सही चलेगा। तो नरेंद्र मोदी जी की ये ना खाऊंगा ना खाने दूंगा ये नीति पर विश्वास पूरा देश को है, उसको सामने रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चिंता मत करिएगा, सब चीज का समाधान होगा। नीट जैसे एग्जाम से लाखों छात्रों का भविष्य जुड़ा है, इसमें गलती की जरा भी गुंजाइश नहीं है। सवाल उठ रहे हैं, अगर किसी सेंटर पर पेपर लेट बांटे गए थे तो वहां के छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने के बजाय एक्स्ट्रा टाइम दिया जाना चाहिए था। ग्रेस मार्क्स की वजह से कट ऑफ मार्क्स काफी ऊपर चले गए हैं। इससे छात्र निराश हुए, अभिभावक नाराज हुए। बेहतर होगा कि नए शिक्षा मंत्री मिशन मोड में काम करें और एग्जाम में होने वाली सारी गड़बड़ियों को जल्दी से जल्दी दूर करें।